हेलो एवरीवन, माय नेम इज शैवी दुबे। मैं बेसिकली जबलपुर में एक तहसील है सिहोरा, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी सारी स्कूलिंग इनिशियली सब वहीं से की हुई है एंड उसके बाद मैंने यूपी पीसीएस में, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और दोनों अटेम्प्ट पे मैं इंटरव्यू गई हूँ और इसमें डेप्यूटी जेलर पे रैंक 3 मिली हुई है। मैं भी अगर अपने एक फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मेरी फैमिली क्या, मेरे पूरे तहसील से मैं पहली पीसीएस सेलेक्टेड ऑफिसर हूँ। तो ये वो भी दर्शाता है कि वहां पे बहुत छोटी सी जगह से आई हूँ जहाँ पे साधन नहीं थे, जहाँ पे लोगों को इतना पता नहीं था। बट जो मुझे लगता है मेरे साथ था वो था कि एक ड्रीम जो मैंने देखा था बहुत बचपन में कि सिविल सर्विसेज में आना है और उसी माध्यम पे मैं चली। मैं बेसिकली आपके साथ डिस्कस करूंगी अपनी मेंस की स्ट्रैटेजी। मैंने जो मेंस है वो इंग्लिश मीडियम से लिखा है, तो मैं इंग्लिश मीडियम में क्या चीजें मेरे लिए वर्क की, क्या नहीं की, वो सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ बोथ दी अटेम्प्ट्स। क्योंकि लास्ट टाइम रुका था तो क्या वहां मुझे डिफिकल्टीज आई, मैं सब कुछ आपसे शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो स्टार्टिंग करें तो मैं आपको ये बोलूंगी कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हिंदी के पेपर को लाइटली मत लें, क्योंकि हिंदी के पेपर में वर्तनी वगैरह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अगर आपको लगे कि आपको एक जनरल हिंदी आती है तो उतने से काम नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे हिंदी में। आप बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स या वर्तनी आपकी अशुद्ध हो रही है तो वो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को इरिटेट करेगा और आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। ये चीज मेरे साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में हुई थी, जो मैंने इंश्योर किया था कि मैं सेकेंड अटेम्प्ट में जिसपे काम कर सकूं। उसके बाद सेकेंडली लोग पूछते हैं कि मेंस का एक सोर्स क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेंस के लिए कोई भी एक बुक पूरा सब्जेक्ट सफाइस कर ले, ऐसी बुक्स नहीं है। मेंस में ज्यादा रोल होता है कि आप कितने अच्छे से एग्जाम को समझ पा रहे हैं और आप अपने कितना ज्यादा उसमें वैल्यू एडिशन कर पा रहे हैं। आप सबसे पहले मेंस का सिलेबस लीजिए, उसको आइडेंटिफाई करिए कि कौन से टॉपिक्स हैं, बिकॉज देखिए मेंस का सिलेबस भी बहुत वास्ट है। आप सोचें कि एक एक टॉपिक हर पेपर में कवर कर लें तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, किसी के लिए नहीं होता है। बट आप ये जरूर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एरिया है जो यूपी पीसीएस का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे अगर आप देखेंगे तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया, वैसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हो गया। सिमिलरली हिस्ट्री में देखेगा, जीएस 1 में देखे तो किसी एक पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन हो गया। तो गवर्नमेंट की कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, डिजिटल इंडिया हो गई, स्टार्टअप इंडिया हो गई। तो ये मैंने पेपर को पीवाईक्यू को ही एनालाइज करके ये ड्रॉ किया कि ये कुछ एरियाज हैं जहां से क्वेश्चंस रिपीटेटिव वे में आते हैं। आपको इंश्योर करना चाहिए कि जो इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास रेडीमेड एक हैंडआउट के फॉर्म में आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, जिससे अगर पेपर में आपका एक दो क्वेश्चन भी ऐसा आ जाता है तो आप वहां पे कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा भी गेन कर लेंगे और टाइम बचा लेंगे। बिकॉज मेंस भी मुझे ऐसा लगता है कि टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि मैम मेंस में आंसर राइटिंग स्टार्ट कहाँ से करें। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आंसर राइटिंग स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट यही है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाइए और उन्हीं के आंसर्स को लिखना शुरू करिए। आप मेक श्योर करिए कि आप अपने आंसर्स को कहीं ना कहीं इवेल्युएट करा रहे हैं। आपको क्वेश्चन लिखने में पॉइंटर्स कैसे बनाने हैं, क्वेश्चन को ही पढ़िए कि वो क्रिटिकली एग्जामिन करने को बोल रहा है आपसे, एनालाइज करने को बोल रहा है, क्या करने को बोल रहा है। एंड क्वेश्चन में से ही आप हेडिंग्स निकालिए, जो आपकी हेडिंग होनी चाहिए जिसके अंदर आपने पॉइंटर्स लिखे हैं। प्लस अब के टाइम पे जितना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से एग्जामिनर को आपकी कॉपी में क्वेश्चन का सिर्फ आंसर नहीं चाहिए। अगर आपने कोई पॉइंट लिखा है, आप इंश्योर करिए कि आप उसको एग्जाम्पल के साथ सब्सटेंशिएट कर पा रहे हैं। जैसे अगर आप कुछ भी, मान लिए आप एजुकेशन पे कोई आंसर लिख रहे हैं, आप एसडीजी गोल्स को उसमें लाने की कोशिश करिए। यूपी का एजुकेशन में क्या रेट चल रहा है या फिर क्या उनकी स्कीम्स हैं, अभ्युदय वगैरह हो गया, तो आप इस तरीके की चीजों को आंसर में लाइए और डेटा फैक्ट्स कलेक्ट करिए। और मेरे हिसाब से डेटा फैक्ट्स कलेक्ट करने का सबसे अच्छा सोर्स होता है गवर्नमेंट वेबसाइट, बी इट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बी इट गवर्नमेंट ऑफ यूपी। तो आप जब भी वेबसाइट्स को खोलते हैं आपको बहुत सारी स्कीम्स के नाम आते हैं, मिनिस्ट्रीज का अपना ईयर एंड रिव्यू आता है, कहीं मिनिस्ट्रीज की अपनी एनुअल रिपोर्ट होती है। अगर आप इन्हीं को थोड़ा सा खगाल लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सा डेटा मेरे काम का है और उसको आप कहीं ना कहीं मेंशन करते जाइए। उससे क्या होगा कि आपके जो आंसर राइटिंग है, आप हर पॉइंट को किसी डेटा के साथ या एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से उसका वैल्यू एडिशन कर पाएंगे। और ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मैंने काम किया था इस बार, और अगर रैंक आई है तो जरूर ये भी साबित करती है कि इस चीज ने मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स लाने पे हेल्प भी किया है। तो
तो यही चीज 1 2 3 4 के लिए है। 5 6 न्यू एडिशन हुआ है इस बार, तो कई लोगों को लगता है कि 5 6 कहाँ से करें। देखिए, अगर आप पूरा सिलेबस देखेंगे 5 6 का, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि जो आप 1 2 3 में पढ़ रहे हैं जीएस में, एक्चुअल में 5 6 वही है, बस उसमें यूपी स्पेसिफिक चीजें जुड़ जाती हैं। तो अगर आपने वन में पढ़ा है हिस्टोरिकल लेवल में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, तो आप जब आप 5 के लिए पढ़ रहे हैं तो आप उसमें यही पढ़ लेंगे कि यूपी में कौन सी साइट्स हैं। सिमिलरली अगर इकोनॉमी में आप देख रहे हैं कि चैलेंजेस ऑफ इकोनॉमी क्या है इंडियन इकोनॉमी, तो एक आपका जो कहना चाहिए ना होलिस्टिक लेवल में वही चैलेंजेस हैं। यूपी स्पेसिफिक कुछ पॉइंट्स होंगे जिसपे आपको काम करना है। तो अगर आप 1 2 3 को भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो आपका सबसे पहला बेस तो 5 6 के लिए वही बन जाता है। उसके बाद आप गवर्नमेंट की वेबसाइट उठाइए, वहां से डेटा कलेक्ट करिए, स्कीम्स कलेक्ट करिए, गवर्नमेंट की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस देखिए, उनके अपने डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं। बिकॉज मैं आपको सच बता रही हूँ, बच्चे बहुत ज्यादा मार्केट में बुक्स ढूंढते हैं कि मैं कहाँ से क्या इकट्ठा कर लूं, बट अब की डेट में गवर्नमेंट भी इतना ज्यादा इन सब चीजों में काम कर रही है कि वो कहीं अपने डेटास निकालते हैं, इवन सोशल मीडिया को यूज करके वो अपनी जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाते हैं। तो अगर आप इन चीजों का कंस्ट्रक्टिव वे में यूज कर रहे हैं और आंसर राइटिंग को रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिकॉज 20 क्वेश्चन एक बार में लिखना किसी के लिए भी टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता है। हमने भी जब स्टार्ट किया या मैंने स्टार्ट किया तो मैंने 20 क्वेश्चन एक साथ नहीं लिखे, मैं पहले शुरू में 1 या 2 क्वेश्चन डेली लिखती थी। तो वही मुझे लगता है कि अगर आपको आंसर राइटिंग करना है तो आप थोड़ा थोड़ा करके लिखना शुरू करिए, बट डिसिप्लिन्ड वे में करिए और उसको इवेल्युएट करिए। तो अगर इस तरीके से आप एक आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेंस में काफी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, मेरा नाम पीयूष कुमार पांडे है और इस बार की परीक्षा यूपी पीसीएस की परीक्षा में डिप्टी एसपी रैंक में मुझे 19वीं रैंक प्राप्त हुई है। मैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ। लखीमपुर खीरी के बारे में जो भी जानते हैं तो उनको पता ही होगा कि वो घाघरा क्षेत्र का मतलब बेल्ट है। वो वहाँ पे घाघरा नदी का कटान की समस्या काफ़ी व्यापक होती है। वहाँ उससे मुझे भी उसका सामना करना पड़ा और मेरा भी घर उस कटान की समस्या की वजह से विस्थापित होना पड़ा था। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि मैं भी एक सामान्य पृष्ठभूमि से आता हूँ और वो क्योंकि जो मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसको सामाजिक आर्थिक संकेतकों पे भी अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र होता है। वहाँ पे एजुकेशन के इतने ज़्यादा जो हमारी लिटरेसी रेट है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। तो उस ऐसे क्षेत्र से निकल करके और यहाँ मुखर्जी नगर तक आना पढ़ना, उसके बाद अपने जो स्टेट का सबसे हाईएस्ट एग्जाम है उसमें अपनी रैंक बनाना एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम कह सकते हैं इसको। लेकिन मैंने इतनी समस्याओं के बावजूद मैं यहाँ तक आया और अपना जो मुकाम था उसको हासिल मैंने किया। अब बात अगर मैं मेंस स्ट्रेटजी की करूं तो मैम ने लगभग सारी चीजें बता दी है। मैम का चूंकि इंग्लिश मीडियम था और मैंने हिंदी मीडियम से एग्जाम क्लियर किया हुआ है, तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के साथ जो भी चुनौतियां रहती हैं तो उसको मैं बखूबी समझता हूं और मैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं कुछ स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किन किन स्तरों पर काम करें ताकि उनका भी बेहतर सिलेक्शन हो पाए और अपनी अच्छी रैंक पा सकें। मेंस के स्तर पे अगर देखा जाए तो जो उनकी लिखने की जो शैली होती है उस पे हम लोग उसमें हिंदी मीडियम के विद्यार्थी काम कर सकते हैं। जैसे हिंदी मीडियम के जितने भी विद्यार्थी हैं तो अपने जो स्नातक या परास्नातक के लेवल पे जो पढ़ाई करते हैं तो उनका जो तरीका होता है आंसर राइटिंग करने का, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन आते हैं वो 4 पेज 5 पेज के लिखने होते हैं। यूपी पीसीएस या यूपीएससी के एग्जाम में जो आंसर लिखने हैं 2 पेज और 3 पेज में लिखने होते हैं। तो जो बच्चे होते हैं वो पैराग्राफ लिखने के काफी ज्यादा आदी होते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ से काम आमतौर पे नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पे टू द पॉइंट बात करनी होती है ताकि 2 पेज में आप अपने जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसकी डिमांड को आप पूरा कर सकें। तो सबसे जो पहला तरीका है हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए वो टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करें। तो और अपना जो भी लिख रहे हैं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें। उसका जिक्र मैम ने भी बताया कि एग्जाम्पल के माध्यम से मैम ने भी किया है और मैंने भी उसी तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से अपने जो भी बात कह रहे हैं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करी है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के साथ समस्या यही होती है कि रिप्रेजेंटेशन का तरीका उनका शायद बहुत ज्यादा बेहतर नहीं होता है। तो रिप्रेजेंटेशन के तरीके पे काम कर सकते हैं। जहां पे जरूरत हो वहां पे मैप बनाएं। जैसे आईआर के अगर क्वेश्चन भारत और पाकिस्तान का अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मैप के माध्यम से आप उसको डिफाइन कर दीजिए कि क्या क्या चुनौतियां हैं, कहाँ जैसे सरक्रीक विवाद चलता है तो उसको आप मैप में डिफाइन कर सकते हैं। जो कश्मीर इशू जो चल रहा है, पीओके जो इशू है, तो उसको आप मैप में डिफाइन करके बता सकते हैं।
तो इससे ये होगा एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन इनमें जो एग्जामिनर होगा उस पर अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा और आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। इसी तरीके से आप जगह जगह फ्लो चार्ट बना सकते हैं। उसके लिए आप ट्रायंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए आप सर्कल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप पॉइंट आप दिखा सकें। और कोशिश करिए जब भी आप आंसर राइटिंग लिखिए तो इंट्रो आपका बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत मैक्सिमम आप 2-3 लाइन में इंट्रो लिखिए, ताकि जो छोटे क्वेश्चन आते हैं, जो 2 पेज के शॉर्ट जो आंसर है हमारे, तो वो 2 पेज में होते हैं। तो आप जब अगर इंट्रो 2-3 जब बहुत ज्यादा बड़ा लिख देंगे तो मेन बॉडी में जो जिसकी डिमांड है, क्वेश्चन की जो डिमांड है, वो फिर आप पूरी नहीं कर पाएंगे। तो आप इंट्रो मैक्सिमम 2-3 पेज का लिखिए, 2-3 लाइन का लिखिए आप। उसके बाद जो मेन कंटेंट है वो बॉडी में दीजिए, ताकि आपका जो क्वेश्चन की डिमांड है वो आपकी पूरी हो सके। और जो इंट्रो लिखने का जो बेहतर तरीका ये हो सकता है कि आप जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट आती है, कोई इंडेक्स अगर आया है, अगर वो कोरिलेट हो रहा है क्वेश्चन से, तो आप कोशिश करिए उससे स्टार्ट करिए, तो एग्जामिनर पे एक बहुत बेहतर बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा उसका। कंक्लूजन जो आप लिखते हैं वो एक बहुत सकारात्मक होना चाहिए। और जैसे एसटीजी इंडेक्स, मेरी एक अपनी आदत थी कि मैं जब कंक्लूजन लिखता था, अगर वो एसटीजी इंडेक्स से अगर इंक्लाइन होने वाला होता था तो मैं कोशिश करता था उसको, जैसे अगर कोई जो जल से कोई क्वेश्चन आ गया कि जल से रिलेट करने वाला क्वेश्चन है, तो मैं एसडीजी इंडेक्स की बात करता था। एजुकेशन से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा तो मैं एसडीजी इंडेक्स की बात करता था। ऐसे हेल्थ का अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो कोशिश करिए, आपके 17 एसडीजी इंडेक्स है, कहीं ना कहीं को रिलेट हो ही जाते हैं, तो आप कोशिश करिए उनको आपको रिलेट करने की कोशिश करिए। और जो तीसरा तरीका ये है कि आपका जो पढ़ने की जो हिंदी मीडियम के बच्चों की समस्या है, अगर उनको लगता है कि उनके लिए इंग्लिश में कंटेंट, हिंदी में कंटेंट कम है, इंग्लिश में उनको अवेलेबल हो जाता है, तो कोशिश करें कि इंग्लिश से दूर भागने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और कोशिश करिए धीरे धीरे इंग्लिश में भी जो चीजें अच्छी मिल जा रही हैं उनको आप पढ़िए। अगर हो सके तो उनको ट्रांसलेट करके आप हिंदी में नोट्स बना लीजिए, तो एक बेहतर तरीका हो सकता है। और जो मैंने लगभग सारी चीजों को डिस्कस कर दिया है, मैं इसमें न्यूज़पेपर को ऐड करना चाहूंगा कि न्यूज़पेपर आप जरूर पढ़िए, और न्यूज़पेपर आप सिलेबस को इंक्लाइन करते हुए पढ़िए। आपके पास सिलेबस आपके टेबल पे होना चाहिए, तब आप न्यूज़पेपर अपनी टेबल पे रखिए। जब आप सिलेबस रहेगा तो सिलेबस की आपको पॉइंट पता होगा कि कौन सा पॉइंट सिलेबस में है, और न्यूज़पेपर में अगर जो आज के दिन कौन सी इसमें जो न्यूज आई है, अगर वो मेंस के पॉइंट से अगर कोरिलेट हो रही है, तब तो आप उसका नोट्स बनाइए, अदरवाइज फिर उसको स्किप कर जाइए। ये एक बेहतर तरीका हो सकता है। इससे आपका करंट भी तैयार हो जाएगा, और न्यूज़पेपर से मेंस में इस्तेमाल करने वाली बहुत सारी केस स्टडी मिल जाती है, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं। जैसे अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला है और न्यूज़पेपर में कोई भ्रष्टाचार से कोई इशू आया है, आप एथिक्स में अगर भ्रष्टाचार से कोई क्वेश्चन, वहां सिलेबस में भी भ्रष्टाचार वाला पॉइंट लिखा हुआ है, या अदर कहीं पे अगर भ्रष्टाचार से कोई क्वेश्चन आता है, या इससे भ्रष्टाचार पे आता है, और आपने न्यूज़पेपर में कोई एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल आप पढ़ रखे हैं, तो आप उनको वहां पे कोट कर पाएंगे। जैसे न्यूज़पेपर का एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा। अब इस बार का जो मेरा पेपर था उसमें G20, ऐसा लगभग पूरा साल G20 की मीटिंग हुई, न्यूज़पेपर में लगातार आती थी। और जो मेंस का पेपर हुआ तो इससे भी G20 से आया और एक क्वेश्चन भी G20 से आया। तो अगर आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ रहे हैं, उसका अच्छा नोट्स बना रहे हैं, तो मेंस में आप उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे और आपके पास अच्छा कंटेंट होगा। तो न्यूज़पेपर आप बिल्कुल स्किप मत करिए, कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ ये समस्या रहती है। उनको लगता है कि मार्केट में जो बस चीजें आ रही हैं उनको पढ़ के काम हो जाएगा। न्यूज़पेपर से आपकी अंडरस्टैंडिंग जरूर डेवलप होगी, और जो कि मार्केट में जो कंटेंट आता है वो टू द पॉइंट होता है, ठीक आप रट लेंगे, आपका काम चल जाएगा। लेकिन एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग और बेहतर रैंक के लिए मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर आप पढ़िए, उससे आपकी लेखन शैली अच्छी होगी, आपकी जो वर्तनी अशुद्धियां जो होती हैं वो आपकी बेहतर होंगी। एक पॉइंट इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा कि जो योजना मैगजीन हमारी है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उससे आपको डेटा मिल जाएगा, उससे आपको अच्छे वर्ड मिल जाएंगे। जैसे कि हर सब्जेक्ट के एक उनकी वर्ड होते हैं, जिनका आप इकोनॉमी का अगर आप पेपर लिख रहे हैं तो उसमें इकोनॉमी के वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे। एथिक्स का अगर पेपर लिख रहे हैं तो एथिक्स के उसमें जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है, नैतिकता है, एम्पैथी है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, सत्यनिष्ठा का इस्तेमाल करेंगे, पारदर्शिता का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे गवर्नेंस का जो हम आंसर लिखते हैं तो गवर्नेंस की हर एक सब्जेक्ट की एक शब्दावलियां होती हैं। तो जब आप योजना पढ़ेंगे, योजना पे अगर कोई सामाजिक आर्थिक पे अगर कोई आर्टिकल आया है तो उसमें उस तरीके की शब्दावलियां होंगी। अगर महिलाओं से रिलेटेड अगर कोई उसमें आर्टिकल आया हुआ है तो महिलाओं की जो समस्याएं हैं, महिलाओं से ग्लास सीलिंग एक कॉन्सेप्ट होता है, महिलाओं के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। अगर महिला से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है और आप ग्लास सीलिंग जैसे चीजों को अगर एग्जाम्पल के रूप में कोट करते हैं कि महिलाएं मतलब आज तक बहुत बड़े स्तरों पर क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं, उसका कारण कहीं ना कहीं ग्लास सीलिंग है, तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंपैक्ट आएगा। तो इन सब स्तरों पे अगर आप काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे हिंदी माध्यम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, मतलब अच्छा रिजल्ट आएगा। और मैं चूंकि हिंदी मीडियम से हूं, मैंने केवल ये मेरा दूसरा मेंस था और पहला इंटरव्यू था मेरा। इसके पहले जो मेंस था उसमें 7 नंबर से इंटरव्यू कॉल मेरी रुक गई थी। मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया, मार्कशीट आई, मैंने उसको मैंने देखा कि इसमें कहां कमियां रह गई, मैंने उन कमियों पे काम किया। और मैं बस जस्ट 1 साल के बाद मैंने मेंस में, क्लियर बात है, मैं अगर डिप्टी एसपी रैंक पे सेलेक्ट हुआ हूं तो मेंस में मेरे ठीक ठाक नंबर मिले जरूर होंगे। मैंने काम किया, 1 साल के अंदर मैंने उसको इम्प्रूव किया है, और मैं यहाँ तक आपके सामने उपस्थित हूँ।
तो मुझे लगता है जितने भी हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं वो इस बात से बिल्कुल भयभीत न हो, क्योंकि ये आमतौर पर ये बातचीत ज्यादा मतलब हमारे कोचिंग संस्थान है या जो आसपास सोसाइटी में कहीं भी है, ये बात कहीं ना कहीं होती है कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थी मतलब अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम का एक बैरियर है। तो मुझे लगता है कि आप ऐसे मन में जो ये बात होती है, ये मन में अगर कोई ऐसा विचार होगा तो आपको हमेशा कमजोर करेगा। तो ऐसी बात बिल्कुल आप मत रखिए, और आप अगर मेहनत करेंगे, आप अपने को अच्छे बेहतर तरीके से अपने आप साबित करेंगे और ईमानदारी पूर्ण प्रयास करेंगे, तो मुझे लगता है आप भी सफल जरूर होंगे। इसका एग्जाम्पल मैं स्वयं हूं, क्योंकि हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी एग्जाम देते हैं, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी एग्जाम देते हैं। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी सर भी हैं और मैम भी हैं, दोनों लोगों ने इंग्लिश मीडियम से एग्जाम लिखा है, मैंने हिंदी मीडियम से एग्जाम लिखा है। हम दोनों लोग साथ में सेलेक्ट हुए हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं, बराबर एग्जाम लिख रहे हैं और सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसा अगर कोई बैरियर होता कि इंग्लिश हिंदी का, तो मुझे लगता है कि जो इंग्लिश मीडियम से एग्जाम लिखा तो उसको हो जाना चाहिए था तुरंत। और सर की जर्नी काफी लंबी रही, सर ने कितने में मेंस लिखे हैं। तो अगर आप अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे अपने अच्छे तरीके से, आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा, आपकी कंटेंट क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा बैरियर होगा और आप जरूर सफल होंगे। मेरी यही एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए कि आप ईमानदारी पूर्ण प्रयास करिए। माँ बाप ने जो सपना देखा है और आपने जो सपना देखा है, तो उसको ईमानदारी पूर्ण तरीके से काम करेंगे तो उससे सपना जरूर पूरा होगा। धन्यवाद।